ओके, सो सोम का फर्स्ट चैप्टर आपका सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कितने टाइप्स की आपकी स्ट्रेसेस होती हैं और कितने टाइप की आपकी स्ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोड्स की बात करते हैं, तो लोड्स आपके 3 टाइप्स के लोड्स होते हैं, 3 to 4 टाइप्स के आपके लोड्स होते हैं। पहला होता है आपका डेड लोड, लाइव लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड, इनर्शियल लोड और फोर्स, एंड फोर्थ वन इज द सेंट्रीफ्यूगल लोड और फोर्स। डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। जैसे डेड लोड की बात करी जाए तो जो आपके डेड लोड होते हैं लाइक वेट, ठीक है, वेट आपका क्या हो गया, एक तरीके से डेड लोड हो गया। दूसरा लाइव और फ्लक्चुएटिंग लोड, जैसे आपका ब्रिज है, ब्रिज में जो आपके व्हीकल्स पास हो रहे हैं बार 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 बार, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप लाइव और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। वहां पर जो ब्रिज में लोडिंग हो रही होगी उस लोडिंग को आप क्या बोलोगे, लाइव और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। थर्ड वन इज द इनर्शिया ऑफ लोड और फोर्स, मतलब किसी आपने एक्सटर्नल फोर्स से किसी बॉडी को अगर आप पुश कर रहे हो, ठीक है, धक्का दे रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा फोर्स और इनर्शिया लोड। फोर्थ वन इज द सेंट्रीफ्यूगल लोड और फोर्सेस की अगर कोई बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में है तो उस कंडीशन में आपका जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स और लोड्स। अदरवाइज जो होते हैं इसको क्लासीफाई करने के, लाइक फर्स्ट वन इज द टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, टॉर्सनल और ट्विस्टिंग लोड, बेंडिंग लोड एंड शेयरिंग लोड। टेंसाइल लोड क्या होता है, जब भी बॉडी को आप क्या करो, बॉडी से फ्रॉम द बॉडी अगर आपका लोड लग रहा हो, सो दैट लोड इज नोन एज द टेंसाइल लोडिंग। कॉम्प्रेसिव लोडिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉम्प्रेसिव लोडिंग के केस में आप क्या कह सकते हो, चलो इसको फिगर से समझते हैं कि क्या आपका टेंसाइल लोडिंग होता है एंड क्या आपका कंप्रेसिव लोडिंग होता है। देखते हैं इसमें। सो पहला हमने बात किया ठीक है। सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं टेंसाइल लोडिंग की। ठीक, क्या होगा टेंसाइल लोडिंग, कि कोई आपकी बॉडी है, लाइक दिस इज द बॉडी, इस पर आपका लोड लग रहा है। जो लोड होगा आपका, अगर पी आपका फोर्स है, ठीक है, तो ये आपका जो पी फोर्स हो जाएगा या लोड हो जाएगा, ये आपका टेंसाइल टाइप का है, बिकॉज ये कैसा लग रहा है आपका, फ्रॉम द बॉडी। जो नेचर है इसका कैसा है, फ्रॉम द बॉडी, इसलिए हो जाएगा आपका टेंसाइल लोडिंग टाइप। सेकेंड वन इज द कॉम्प्रेसिव लोडिंग। कॉम्प्रेसिव का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी पे जो लोड लग रहा है टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप कंप्रेसिव लोडिंग, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है। थर्ड वन आपका हो गया टॉर्सनल। ठीक है, टॉर्सनल और ट्विस्टिंग लोड। इसको कैसे कंसिडर कर सकते हो, कंसिडर करो आपके पास में एक ये सैफ्ट है, इस सैफ्ट को आपने क्या किया, इस तरीके से, ठीक है, अगर ये एक एंड पे फिक्स थी और एक एंड पे फिक्स करके आपने इसमें ट्विस्टिंग कराई है, ठीक है, तो दैट फोर्स इज नोन एज द, या फिर दैट लोड इज नोन एज द टॉर्सनल और ट्विस्टिंग लोड, या फिर आप इसमें शेयरिंग डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया, बल्कि आप ट्विस्टिंग के केस में आप ये कह सकते हो कि फिक्स ना करके आप दूसरे एंड पे, मतलब एक साइड से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे और दूसरे साइड से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इस तरीके से पकड़ करके आप जैसे किसी चीज को फिक्स मरोड़ रहे हो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका कौन सा, टॉर्सनल और ट्विस्टिंग लोड। फोर्थ वन क्या होता है आपका, फोर्थ वन इज द बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड ये क्या हो जाएगा कि लाइक आपकी एक सैफ्ट है, ये सैफ्ट आपकी एक एंड पे फिक्स थी और यहां से हमने लोड लगाया, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आपका क्या हो जाएगा, जो आपका शाफ्ट है वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा, ठीक है, सो दैट लोडिंग इज नोन एज द बेंडिंग लोडिंग। एंड फिफ्थ वन इज शेयरिंग। शेयरिंग लोड, सिंपली ये आपका फिक्स था, यहाँ पर एक सैफ्ट थी जो आपकी फिक्स थी, अब इस पे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लोड लगाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लोड लगाओ या आप टॉर्क लगाते हो, उसकी वजह से जो आता है आपका दैट इज द शेयर फोर्स। बल्कि इसको तो ट्विस्ट कहेंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि मान लो आपके पास एक ब्लॉक है जो इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस है जिस सरफेस से आपका ये फिक्स है, इधर आपने टॉप में एक लोड लगाया,
पी। थोड़ी देर बाद ब्लॉक की जो डायरेक्शन, जो आपका शेप हो जाएगा ब्लॉक का, कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर ये एंगुलर चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लोड आएगा दैट लोड इज नोन एज द शेयरिंग लोड। तो ये आपके कुछ लोड होते हैं सिंपली। और अगर हम लोग जस्ट क्लासीफाई करना चाहें तो टू टाइप्स के लोड अगर हम आगे देखेंगे अभी बेंडिंग बीम वगैरह में, तो यहाँ पर आप दो तरीके के लोड से अवेयर होंगे। एक होगा पॉइंट लोड, दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या मतलब है आपका पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड से? पॉइंट लोड का मतलब ये है कि मान लो कोई बीम है, ठीक है, उस बीम है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उस बॉडी पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई लोड लग रहा होगा, दैट विल बी द पॉइंट लोड। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास कोई बीम है, लाइक ये आपकी सर्कुलर बीम थी, ठीक है, ये बीम आपकी एक एंड पे फिक्स है, यहाँ पे आपका यूडीएल लोड लग रहा है या फिर यूवीएल, टू टाइप्स का आपका ये होता है। यूडीएल यूवीएल का मतलब, ये डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हुआ इस तरीके से कि जैसे जैसे आप सैफ्ट में राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, वैसे वैसे लोड की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, आपकी इंक्रीज करती जा रही है, लीनियरली इंक्रीज कर रही है। दूसरा आपका इस तरीके से होता है कि ये तो आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। सेकंड, अगर आप कंसीडर करते हो कि आपके पास एक सैफ्ट है, इसी में कुछ इस टाइप से लोडिंग लग रही है, ऐसा, ठीक है, ये आपकी लीनियर नहीं है, ये कैसी आपकी पैराबोलिक टाइप है। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये होता है आपका यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। ठीक है, टू टाइप से आप इसको जस्टिफाई करते हैं। तो ये आपका हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इनके बारे में डिटेल में भी हम लोग जब बीम करेंगे तो बीम के केस में, बीम के चैप्टर में हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। इसको आप बोलते हैं पॉइंट लोड। क्या इसका फुल फॉर्म हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड and this is the uniformly varying load. Okay, next case नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बात तो हो गई आपके लोड की। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? क्या होता है प्रवीण, स्ट्रेस क्या होता है? कुछ है आइडिया आपको? लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया सर। लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूं तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स इनटू एरिया सर। फोर्स इनटू एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। इसमें भी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? जो प्रेशर होता है सर वो हम क्या नाम है एक्चुअली में उसमें लिक्विड में लेते हैं सर, लिक्विड का प्रेशर लेते हैं। और जो स्ट्रेस होता है सर वो हम सॉलिड चीज का ही लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो स्ट्रेस होता है सर वो जो स्ट्रेस होता है सर वो पूरी बॉडी है उसमें यूनिफॉर्म रहता है पूरा। ठीक है, ठीक है, पूरी बॉडी में इंटरनली यूनिफॉर्मली होता है। और प्रेशर जो होता है वो अपर सरफेस पे, वो या तो अपर होगा या तो इनर होगा, ऐसा आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। चलो, तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपली कि व्हाट इज स्ट्रेस। इज व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय सम लोड और एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, किसी बॉडी पे जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन, या उसके शेप में चेंज आएगा। वो शेप में चेंज आपका डायमेंशनल शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, लाइक आपका लेंथ में चेंज आ जाए, विड्थ में, थिकनेस में, मतलब एरिया में चेंज हो जाए, या फिर वॉल्यूम में चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके का चेंज आएगा विच इंक्रीजेस ग्रेजुअली, और ये चेंज क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। सो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन द मटेरियल ऑफ द बॉडी रेजिस्ट द टेंडेंसी ऑफ द लोड टू डिफॉर्म द बॉडी। और इस दौरान क्या करती है, वो जो बॉडी होती है वो लगने वाले लोड को क्या करती है, बेसिकली रेजिस्ट करती है। ठीक है, एंड व्हेन द लोड इन्फ्लुएंस इज टेकन ओवर बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इट बिकम्स
स्टेबल। और जब ये लोड आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जब पूरी तरीके से उस लगने वाले अप्लाइड लोड के इन्फ्लुएंस को खत्म कर देता है, ठीक है, तो बॉडी अपने आप से क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस विच द बॉडी ऑफर्स टू मीट विद द लोड इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। और यही इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। ठीक है, मोटा मोटा क्या हुआ कि अगर हमने किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो उसके अपोजिट में उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए बेसिकली एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज द स्ट्रेस, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल शेप में रिटेन करती है या फिर वो उस लगने वाले फोर्स को क्या करती है, उसके इन्फ्लुएंस को कम करती है। ठीक है, दैट इज नोन एज द स्ट्रेस। दूसरा, अब बात करते हैं, इसकी डिस्कशन करते हैं इसकी यूनिट्स पे, काफी इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट्स। ठीक है, पहली इसकी सिंपल यूनिट होती है, अगर आप फोर्स अपॉन एरिया की बात करते हो तो सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट यूनिट तो यही हो गई आपके सामने जो आप नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दें या फिर दूसरी यूनिट आपकी इसमें देखोगे ज़्यादातर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी ले लेते हैं, अगर हमने लोड को किस में ले लिया है, किलो न्यूटन में। ठीक है, तीसरा आपको इसकी यूनिट मिलती है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कैपिटल एम है, कैपिटल एम मीन्स मेगा न्यूटन पर मीटर। मेगा मतलब अगर हम लोग इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 6 का। मेगा है, मेगा है, मेगा है, गीगा 9 होता है। ठीक है, ठीक है, तो नहीं, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, एक यूनिट और होती है, अगर हम लोग इसको लिखते हैं मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहें या फिर हम इसको कह सकते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये कैसे लिखा, देखो, अगर हम इसको न्यूटन पर एमएम मीटर स्क्वायर है ना, 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर, मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बोलो, मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए हाँ, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर के साथ में, और इसका क्या है, स्क्वायर। सही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 इंटू न्यूटन अपॉन 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 पावर 6 इंटू एमएम का स्क्वायर, ये सॉरी, हाँ ठीक है, तब जाकर के यूनिट एमएम में कन्वर्ट होगी ना, तो 10 पावर 6 10 टू द पावर 6 आपका हो गया कैंसिल, इसको एमएम में लिख दो यहीं पर, क्योंकि मीटर था ना, मीटर को हमने 10 पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एमएम लिख लिया है, ये एमएम है आपका नीचे साइड में। इसकी बात करें अगर हम लोग, तो ये जो मीटर था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमएम में, और इसका स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका, सिंपली आ गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इट मीन्स मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, यस सर, ठीक है, पास्कल्स में भी आ जाता है कभी कभी, है ना, पास्कल्स में, पास्कल्स इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मेगा पास्कल या किलो पास्कल में भी आ सकता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, हाँ हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, तो पहले जनरल टाइप इसके समझ लेते हैं कि क्या क्या आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो होती है आपकी सिंपल स्ट्रेस, सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स की आपकी होती है। सबसे पहले आपकी होती है ये ए होती है टेंशन। ठीक है, बी होती है आपकी कॉम्प्रेसिव, एंड लास्ट वन इज द सी इज शियर। ये होती है आपकी सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेसेस। टेंशन, जो अब आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगी दैट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेसेस। जब आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा किसी बॉडी में, वहां पर जो आपकी स्ट्रेसेस आएंगी वो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी। शियर स्ट्रेस, जहां पर आपका शियर फोर्स लग रहा होगा वहां पर आपकी शियर स्ट्रेस आती है। ठीक है, सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट
स्ट्रेस क्या होती है? इनडायरेक्ट स्ट्रेस आपकी। इनडायरेक्ट स्ट्रेस लाइक आपकी फर्स्ट वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड ए हो गई इसमें बेंडिंग स्ट्रेस एंड बी हो गई आपकी टॉर्सन स्ट्रेस, दैट इज द इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, एंड लास्ट वन आती है आपकी सी, इसको बोलते हैं कॉम्बाइंड स्ट्रेस। ठीक है, कॉम्बाइंड स्ट्रेस में क्या होगा, या तो फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, जब दोनों अप्लाई हो रही है बॉडी में एक साथ में, तो वो होता है आपका कॉम्बाइंड स्ट्रेसेस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो एक बार फिगर से भी ऊपर देख चुके थे, वैसे हम लोग फिगर से हम लोगों ने कंसीडर किया था, यहीं पर एक बार और देख लेते हैं कि आपकी सिंपल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस किस तरीके से एक्ट करेंगी। ठीक है, कि लाइक आपका मान लो कोई ब्लॉक है, हाँ, अब इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं स्ट्रेस का, कि स्ट्रेस को नोटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको नोटिफाई करते हैं सिग्मा से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द सिग्मा। ठीक है, अब अगर सिग्मा टी होगी तो क्या हो जाएगी आपकी वो टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अगर सिग्मा सी होगी तो क्या हो जाएगी आपकी वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अगर सिग्मा एस हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेसेस होती हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में नोटिफाई करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेन का। नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्ट्रेन। ओके, सो क्या होती है डेफिनेशन आपकी स्ट्रेन की, है आइडिया कुछ? स्ट्रेन इज, हाँ, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन, एग्जैक्टली, हाँ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये भी आपकी अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपकी होती है। पहली होती है आपकी टेंसाइल स्ट्रेन, फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेन। कैसे कैलकुलेट करोगे, कंसीडर कर लो आपके पास में एक बॉडी है जिसमें लग रहा है आपका लोड P। ठीक है, इस P लोड को जब हमने अप्लाई किया तो इस बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेन डेवलप हुआ, जब क्योंकि ये आपका कैसा लोडिंग है, टेंसाइल लोडिंग है, तो टेंसाइल लोडिंग की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होगा, जिससे आपकी जो लेंथ हो जाएगी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये जो लेंथ हो गई आपकी, दिस इज द डेल्टा एल। पहले ओरिजिनल लेंथ क्या थी आपकी, ओरिजिनल लेंथ थी आपकी स्मॉल एल। ठीक है, तो इसको टेंसाइल स्ट्रेन, इसको डिनोट करते हैं ईटी से और एप्साइलन। एप्साइलन मतलब इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ई टी से, ज्यादातर अपने ईटी से डिनोट किया हुआ है इसको, तो ईटी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या हो गई आपकी डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई एल, तो ये हो जाएगी आपकी टेंसाइल स्ट्रेन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सेकंड नंबर पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, इट इज डिनोटेड बाय ई सी और एप्सिलॉन सी। क्या हो जाएगी ये, अगर आपके पास कोई बॉडी थी, इस बॉडी में हमने क्या लगाया, कॉम्प्रेसिव लोड लगाया, तो आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आएगी। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन के बाद में आपका मान लो ये बॉडी इस तरीके से हो गया कुछ इतना, यानी चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा डेल्टा एल अगर हो गया, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी स्मॉल एल थी, तो इसी इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट विल बी द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी शियर स्ट्रेन। चलो शियर स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग डिटेल में, अभी आगे डेरिवेशन है इसका पूरा। ठीक है, थर्ड वन इज द
शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेन आपका होता है बेसिकली, अगर हम लोग कंसीडर करें इसको एक फिगर से समझते हैं, मान लो आपके पास में एक ये बॉडी थी इस टाइप से, इसमें हमने लोड लगाया पी लोड लगाने के बाद में इस बॉडी का शेप चेंज हुआ और वो बॉडी कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। पहले इस बॉडी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कोऑर्डिनेट्स थे आपके एल, ये पॉइंट था एल, ये पॉइंट था आपका एम, ये पॉइंट था एन और ये पॉइंट था आपका पी। जब आपका इस लोड लगा पी, ये लोड जो हमने अप्लाई किया तो पी लोडिंग के बाद में इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए और इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होकर के आ गए एम डैश एन डैश, एंड एल और पी तो सेम रहे क्योंकि वो क्या है आपकी फिक्स है, ठीक है। सो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि चेंज जो आया है एंगुलर चेंज आता है बिकॉज दिस इज द एंगल फाई, इसको हम लोग फाई एंगल बोलते हैं यहाँ पर, फाई एंगल से अगर इसको डिनोट करें कि आपका फाई एंगल का चेंज आया है, ठीक है। सो जो आपकी स्ट्रेन आ जाएगी, स्ट्रेन कितनी हो जाएगी आपकी ES विल बी इक्वल टू शियर की वजह से जो चेंज आया है, शियर की वजह से आपका यही चेंज आया है एन डैश एन डैश, और ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी एन पी, ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं, यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को कि जब आप क्या करते हो, यहां पर आप ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप ड्रॉ करो परपेंडिकुलर एन पॉइंट से इस एन डाइस लाइन पे आप क्या ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर मान लो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब बिकॉज ये जो चेंज होता है एन डैश का काफी कम होता है, बहुत कम होता है, तो इस एन पॉइंट को हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज आया है कितने का आया है एन डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी एन पी, इसलिए हम लोगों ने इसको लिखा है शियर स्ट्रेन के केस में इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली हम इसको कर्व समझ सकते हैं, ये जो आपकी लाइन बनी है ऊपर इसको हम लोग एक कर्व समझ सकते हैं, इसलिए हमने ये जो एन पॉइंट था यहाँ पर कंसीडर कर लिया एन पॉइंट। और जब आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करनी हुई तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ एन इंटू एन डैश अपॉन एन, ओरिजिनल क्या थी इसकी एन पी थी तो ओरिजिनल हमने एन पी लिख दी, ये आपका होता है क्या चीज स्ट्रेन, ठीक है। या फिर हम लोग इसको अगर ट्रायंगल रूल से देखें तो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ये आपका ट्रायंगल था, ये आपका फाई था, ये एन था, ये एन डैश था और ये आपका पी पॉइंट था। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर क्या है आपका एन डैश अपॉन बेस, नहीं टेन थीटा, और बेस क्या हो जाएगा आपका एन पी, ठीक है। अब बिकॉज एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन फाई को हम लोग लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली फाई फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। बहुत छोटे एंगल के केस में हम लोग जो टेन फाई होता है वो फाई हो जाता है, उसी तरीके से जो साइन फाई होता है वो भी क्या होता है आपका फाई होता है। क्यों? क्योंकि साइन जीरो क्या होता है आपका जीरो, इसी टाइप से टेन जीरो आपका क्या होता है जीरो। तो अगर एंगल बहुत छोटा होगा मतलब जीरो के बराबर होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, इस वजह से हमने टेन फाई की जगह क्या लिख दिया फाई, और साइन फाई की जगह क्या होता है फाई होता है। तो जो आपका ये हो जाएगा, ये होता था पहले बेसिकली टेन फाई और बहुत स्मॉल एंगल के लिए हो जाएगा आपका फाई, फाई विल बी इक्वल टू एन डैश अपॉन एन पी, ठीक है। यहां से आपका ये फाई आ जाता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल, तो ये आपकी शियर स्ट्रेन होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं ईवी से, और ईवी क्या हो जाएगी आपकी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया डेल्टा वी है, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था आपका ई वी है, सो इट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी बताओ, यूनिट क्या होगी स्ट्रेन की, हाँ यूनिट क्या होगी, ये यूनिट लेस होता है, क्यों? क्योंकि चेंज इन डायमेंशन, ऊपर भी डायमेंशन आ रहा है और नीचे भी क्या आ रहा है आपका डायमेंशन आ रहा है, इस वजह से कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ, एग्जैक्टली, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, इसको ई से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये होता है कि बेसिकली अगर आप मान लो एक आपने लोहे की शाफ्ट कंसीडर कर ली, ठीक है, जो आपकी बिल्डिंग शाफ्ट होती है बेसिकली, वो शाफ्ट आपने कंसीडर कर लिया, अब उसको आपने बेंड करना स्टार्ट किया, तो पहले आप ताकत लगाते जाओगे, बट उसमें जो चेंज आएगा लीनियर चेंज आता है। ठीक है, अगर हम इसका कर्व बनाते हैं तो इसका कर्व स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ये आपकी लाइन होती है स्ट्रेस की, और हॉरिजॉन्टल जो होती है वो होती है आपकी स्ट्रेन की। तो पहले कर्व आपका लीनियर आता है, लीनियर के बाद में फिर ये क्या होता है, पैराबोलिक होना स्टार्ट करता है, फिर इस तरीके से आता है, और फिर ये ऐसे बढ़ करके आगे ऊपर बढ़ करके फिर ये पैराबोलिक करके इस तरीके से आता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट होता है 0 से a, ये आपका लीनियर रिलेशनशिप होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल लीनियर है, लाइन मिलती है एकदम। ठीक है, इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, ये आपका एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। सो अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज, जो आपकी स्ट्रेस है ये, और स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहां तक, अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक आपका ऐसा पॉसिबल होता है कि स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, स्ट्रेस होती है आपकी सिग्मा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन हो गई आपकी, या वो टेंसाइल हो, कंप्रेसिव, वो एक अलग बात है। अभी क्या होता है, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालते हैं तो हमेशा कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है ई इंटू एप्सिलॉन, यानी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, या फिर क्या कह सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यही ई आपका होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसकी यूनिट भी वही होगी जो यूनिट आपकी स्ट्रेस की होती है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और तो नहीं कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इसकी यूनिट होती है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपकी किसकी यूनिट है, एंड कह सकते हैं, एंड, हाँ, एंड मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, बल्कि न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये सारी यूनिट आपकी किसकी हो गई, बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट्स होती हैं। हर मटेरियल के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, आपके जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ये तो आपके इलास्टिक मटेरियल्स के लिए होगी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आपका रिजिड मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के हो गया, सॉरी डक्टाइल मटेरियल के लिए हो गया, और ये आपका होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के केस में भी क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। जैसे उसमें आपका स्ट्रेस नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस, सॉरी टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द आपका किसके, हाँ, ये आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो अपना डक्टाइल के लिए होता है। एग्जैक्टली, सो टाउ अपॉन ES इक्वल टू C और N और G, ये तीन टर्म से बेसिकली डिफाइन किया जाता है, C और N और G, ज्यादातर आपके C और G यूज में आएंगे। ठीक है, ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर आप इसको शियर मॉडुलस भी दूसरा नाम है। टाउ की जगह हम वैसे वो नहीं रख सकते सिग्मा एस, नहीं, इसको हम लोग शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक बल्क मॉडुलस, बल्क
मॉडुलस और वॉल्यूम मॉडुलस। वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन देखना इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, दो चीजें यहां पर जानने वाली हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज द बल्क मॉडुलस। उसी को क्या बोलते हैं आप? बल्क मॉडुलस। इसको डिनोट करते हैं के से। नॉर्मल स्ट्रेस हो गई आपकी सिग्मा एन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई आपकी ई वी। यही होता है आपका बल्क मॉडुलस, कैपिटल के। ठीक है, कैपिटल के। ठीक है, तो ये आपके कुछ टर्म्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें elongation in a bar due to load। ठीक है, क्या है कि एक बार है, एक सैफ्ट है जिसमें हमने एक लोड लगाया, मान लो टेंसाइल लोडिंग है या कॉम्प्रेसिव, कोई भी लोडिंग हो सकती है। ठीक है, ये लोडिंग आपकी कोई भी हो सकती है, टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव। तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं टेंसाइल लोडिंग। टेंसाइल लोडिंग के केस में हमने क्या किया, इस पर जब लोड लगाया तो लोड लगाने से इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये लेंथ कितने से चेंज हो गई? डेल्टा एल से। ओरिजिनल लेंथ क्या थी आपकी? स्मॉल एल। ठीक है, तो आपको एक रिलेशनशिप पता है। क्या पता है रिलेशन? और आपने कंसीडर कर लिया ये जो क्रॉस सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये जिस पर आपका लोड लग रहा है, दैट क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिस पे आपकी लोड लग रहा है, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल ए। ठीक है, तो आपको एक रिलेशनशिप पता है कि E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन स्मॉल e, मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। लोड कितना लग रहा था? P, और अपॉन एरिया कितना है? A। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है आपका? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू P अपॉन A अपॉन डेल्टा एल अपॉन ए। मैथमेटिकली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले में, यानी इट मीन्स पी ए अपॉन सॉरी पी एल है, ये एल है, गलती से लिख गया, ये स्मॉल एल है। इट मीन्स इट विल बी द पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। हमको कैलकुलेट करना था डेल्टा एल, तो जब आपको डेल्टा एल कैलकुलेट करना होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। क्लियर है? ये आपका आ जाएगा चेंज इन लेंथ। अब वो चाहे कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका लेंथ में चेंज आ जाएगा उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी द चेंज इन लेंथ ड्यू टू लोड P इन अ बार। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इलोंगेशन इन अ बार ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आएगा डायरेक्टली कि डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई, वेयर पी इज लोड, एल इज ओरिजिनल लेंथ, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग जरा। सो कंसीडर कर लो, न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। मान लो यही दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं ये, ध्यान से देखना। इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? अ हॉलो कास्ट आयरन सिलेंडर 4 मीटर लॉन्ग
एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर लॉन्ग, 300 mm आउटर डाया दे रखी है 300 mm एंड द थिकनेस ऑफ मेटल इज 50 mm। 50 mm आपकी थिकनेस दे रखी है, मतलब इंटरनल डाया क्या हो जाएगी 300 में 50 माइनस कर दोगे यानी 250 mm। 250 mm आपकी इंटरनल डाया हो जाएगी। इज सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल लोड ऑन द टॉप व्हेन स्टैंडिंग स्ट्रेट, द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन 75,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है 1.5 इंटू 10 पावर आई थिंक 3 है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका मोटो होता है सारी यूनिट को स्टैंडर्डाइज करना, मीटर वाले को mm में चेंज करना, किलो न्यूटन वाले को न्यूटन में चेंज करना। ठीक है, तो आप एक स्टैंडर्ड यूनिट सभी की बना देते हैं। तो हमने आपने कंसीडर कर लिया कि जो mm में थी उनको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो कैपिटल डी थिकनेस आपने mm में कन्वर्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया, mm में गिवन थी। लेंथ आपकी 4 मीटर गिवन थी मीटर में ही। उसके बाद स्ट्रेस जो दे रखी है वो किलोमीटर मीटर में दे रखी है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी किलोमीटर मीटर में दे रखी है, इसलिए छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मॉल डी की वैल्यू मैंने बताया आपको कैलकुलेट करनी, तो स्मॉल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल डी जो आपकी एक्सटर्नल डाया है माइनस 2t। 2t क्यों किया है, क्योंकि बोथ साइड की थिकनेस। ठीक है ना, जब हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर, तो जब आप स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t। दोनों तरफ थिकनेस होगी ना। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जब आप कैलकुलेट करते हो, मान लो ये आपकी इंटरनल थिकनेस हो गई, ये आपकी एक्सटर्नल थिकनेस हो गई। ठीक है, स्मॉल डी आपकी ये इंटरनल वाली डाया हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये आपकी थिकनेस होती है स्मॉल टी, ये आपकी टी है और इधर भी आपकी क्या है, ये चीज टी है स्मॉल टी, और टोटल डाया कितनी है आपकी कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट विल बी स्मॉल डी प्लस 2t। ठीक है, यानी स्मॉल डी इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल डी माइनस 2t। इसलिए यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है क्या चीज कि स्मॉल डी इक्वल टू डी माइनस 2t। ठीक है, अभी आपको लेंथ पहले क्या कर, आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट आपको करना है फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। लोड की वैल्यू बतानी है, तो स्ट्रेस आपको पता है। ठीक है, एरिया आपको पता है, स्ट्रेस आपको पता है, तो लोड की वैल्यू इजीली आ जाएगी। सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, लोड इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लोगे, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। डाया दोनों की गिवन थी, सर्कुलर है आपका, इस वजह से आपका डाया कितना जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वैसे तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, बट ये हॉलो सिलेंड्रिकल टाइप का है, इसलिए आपका हो जाएगा पाई डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4। तो आपका लोड आ जाएगा। स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है आपको, स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता है जब स्ट्रेस आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन आपने कैलकुलेट कर लिया ऊपर से, स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ 4 मीटर है, स्ट्रेन आप ऊपर से कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से आपकी डेल्टा एल आ जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेशन में टॉपिक होगा वो होगा एलोंगेशन इन अ कॉम्पोजिट बार। ठीक है, कई टुकड़ों में आपकी बार होगी, शाफ्ट होगी, उसमें हम लोग देखते हैं अलग अलग सेक्शन होंगे जिनमें हमको एलोंगेशन कैलकुलेट करना रहता है।